Hello everyone, welcome back in AK Nursing classes. This is Ashok Sondra. Today we discuss very important topic related to मैंने आपको तीन सिस्टम बताए थे। कौन कौन से सिस्टम? एक तो आपका रीनल सिस्टम रहेगा, दूसरा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम रहेगा और तीसरा आपका बायोकेमिकल सिस्टम रहेगा। तो उससे ये तीन प्रकार के जो सिस्टम है उससे रिलेटेड जो टॉपिक होता है वो होता है एसिड बेस इम्बैलेंस। जो अपन ने क्या जो पहले उससे पहले क्लास में के अंदर अपन ने एसिड बेस बैलेंस के बारे में पढ़ा था। आज अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? एसिड बेस इम्बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एसिड बेस इम्बैलेंस बैलेंस क्या होता है। तो मैंने बताया था कि बॉडी के अंदर क्या होता है कि मेंटेन करता है कि राइट टू अमाउंट एसिड कितना है और राइट टू अमाउंट बेस कितना है। तो वो जो बॉडी के अंदर फ्लूइड है उसके अंदर उसकी मात्रा होती है वो क्या करता है? लाइफ को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अब ये आज अपन क्या पढ़ेंगे? आज अपन पढ़ेंगे एसिड बेस इम्बैलेंस के बारे में। ठीक है, तो अपने बैलेंस के बारे में पढ़ा था। तो बैलेंस के अंदर वो क्या करता है? लाइफ को सपोर्ट करता है। तो उसी के अंदर ये क्या करता है? इम्बैलेंस का मतलब असंतुलन हो जाना, यानी कि एबनॉर्मलिटी डेवलप हो जाना। तो ये एबनॉर्मलिटी डेवलप होगी तो क्या क्या कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है। ठीक है, और आज अपन क्या पढ़ेंगे? जो एसिड इम्बैलेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ एसिड बेस इम्बैलेंस के बारे में अपन क्या करेंगे? एक एक करके अध्ययन करेंगे उनका। ठीक है, तो आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एसिड बेस इम्बैलेंस। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल पीएच कितनी होती है। तो नॉर्मल पीएच मैंने आपको बताया था, नॉर्मल पीएच जो नॉर्मल पीएच का लेवल मैंने आपको बताया था वो बताया था मैंने आपको 7.35 टू 7.45। ठीक है, अब क्या होता है इसके अंदर? क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि अगर पीएच अगर 7 तक आ जाए तो मैंने आपको बताया था वो न्यूट्रल कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूट्रल कहलाता है। ठीक है, अगर पीएच लेस देन 7.35 के अंदर है, ठीक है, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? अपनी एसिडोसिस कंडीशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एसिडोसिस कंडीशन कहलाएगी। ठीक है, और एसिडोसिस के अंदर मैंने आपको बताया था, एसिडोसिस के अंदर क्या होता है? कार्बोनिक एसिड होता है। क्या होता है? कार्बोनिक एसिड होता है। ठीक है, और जो कार्बोनिक एसिड होता है उसकी मात्रा कितनी होती है? उसकी मात्रा होती है 1.24 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कितनी होती है? 1.24 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, जो इसका रेशियो होता है वो होता है 1। कितना होता है? 1 रेशियो होता है। ठीक है, उसी प्रकार जो दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी वो बताई थी मैंने आपको, पीएच अगर मोर देन 7.45 है, पीएच अगर मोर देन 7.45 है तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? वो कंडीशन कहलाएगी एल्केलोसिस। क्या कहलाएगी? एल्केलोसिस। ठीक है, और एल्केलोसिस के अंदर मैंने आपको बताया था मेन रोल किसका होता है? बाइकार्बोनेट का। किसका रोल होता है? बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट क्या करता है? उसको रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट है उसका जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 24 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कितनी होती है? 24 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। ठीक है, और उसका जो रेशियो रहेगा वो रहेगा 20। ठीक है, अब देखा जाए कि जो कार्बोनिक एसिड होता है और जो बाइकार्बोनेट होता है उसका जो रेशियो होता है वो होता है 1:20। कितना होता है? 1:20। ठीक है, तो अपन ने मैंने आपको बताया कि नॉर्मल पीएच कितनी होती है बॉडी के अंदर। वो जो पीएच होती है वो होती है 7.35 टू 7.45। ठीक है, अगर बिलो द 7.35 पीएच आती है तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? एसिडोसिस कंडीशन कहलाएगी। ठीक है, और एसिडोसिस कंडीशन के अंदर मैंने आपको बताया कि रेगुलेट करने का काम कौन करेगा? वो करेगा कार्बोनिक एसिड। ठीक है, और जो कार्बोनिक एसिड की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 1.24 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। ठीक है, और इसका रेशियो होता है 1। ठीक है, और उसी प्रकार जो दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई वो कंडीशन होती है कि भाई पीएच है वो बॉडी के अंदर मोर देन 7.45 से ज्यादा अगर हो जाती है तो वो कंडीशन कहलाएगी एल्केलोसिस। ठीक है, तो इसके अंदर जो रेगुलेट करता है वो करता है बाइकार्बोनेट। ठीक है, और इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो होता है 24 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, और इसका जो रेशियो रहेगा वो रहेगा 20। तो यहां पर मैंने आपको बताया एसिडोसिस और एल्केलोसिस जिसके अंदर कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट का रेशियो होता है
वो होता है 1:20। ठीक है, तो ये होते हैं पीएच के बारे में। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई अपन किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, वो अध्ययन कर रहे हैं एसिड बेस इनबैलेंस के बारे में। ठीक है, तो एसिड बेस इनबैलेंस के अंदर पढ़ रहे हैं तो अपन कितने प्रकार के एसिड बेस इनबैलेंस अपने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पे अपन टाइप्स ऑफ एसिड बेस इनबैलेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ एसिड बेस इम्बैलेंस, यानी कि बॉडी के अंदर कितने प्रकार का इम्बैलेंस होगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एसिड बेस इम्बैलेंस। ठीक है, तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे, 4 कैटेगरी यानी 4 प्रकार के उसको डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो 4 प्रकार का होगा। तो उसके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, और दूसरा होगा अपना रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। ठीक है, और तीसरा अपना जो टाइप रहेगा वो रहेगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। कौन सा रहेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, और चौथी जो कंडीशन रहेगी वो रहेगी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। ठीक है, अब ये 4 कंडीशन होती है। ठीक है, तो 4 कंडीशन या फिर टाइप्स ऑफ एसिड बेस इनबैलेंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो मैं आपको बताया था कि जो रेस्पिरेटरी, तो इसको रेगुलेट करने का काम कौन करेगा, वो करेगा लंग्स। ठीक है, और लंग्स के अंदर मैंने आपको बताया था कार्बोनिक एसिड होगा, वो क्या करेगा, उसको रेगुलेट करने का काम करेगा, जिसकी नॉर्मल वैल्यू मैंने बताई थी, जो मात्रा होती है 1.24 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। ठीक है, उसी प्रकार मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कलोसिस को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, वो करता है किडनी। कौन करता है, किडनी। ठीक है, और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कौन रेगुलेट करता है, वो करता है बाइकार्बोनेट, जिसकी नॉर्मल वैल्यू बताई थी मैंने 24 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, तो ये 4 टाइप है, वो है एसिड बेस इनबैलेंस के। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एक एक करके अपन क्या करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, कि भाई जो एसिडोसिस होगा तो एसिडोसिस के क्या, एसिडोसिस कंडीशन में क्या होगा, और उसके अंदर क्या क्या कॉजेज है जिसके कारण आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलता है, उसके अलावा उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलेगा, और उसके अलावा आपने कहा इसका मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एक एक करके अपन इसके बारे में अध्ययन करेंगे, टाइप्स ऑफ एसिड बेस इनबैलेंस के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला होगा अपना वो पढ़ेंगे अपन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के बारे में। किसके बारे में, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के बारे में। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, तो पहला टॉपिक अपना है वो है टाइप्स ऑफ एसिड बेस इम्बैलेंस के अंदर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर क्या होता है, मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था कि हाइड्रोजन आयन का मेन रोल होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन आयन मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के होंगे, एक तो वॉलेटाइल और दूसरा होगा नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन होता है वो मेन रोल होता है। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन अगर बढ़ जाती है बॉडी के अंदर, अब हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन क्यों बढ़ती है, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या होता है, हाइपोवेंटिलेशन होता है। हाइपोवेंटिलेशन के कारण क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन के अंदर क्या होगा, इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ड्यू टू हाइपोवेंटिलेशन। ठीक है, तो हाइपोवेंटिलेशन के कारण क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी या फिर हाइपोवेंटिलेशन होगा तो उसके कारण क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर क्या होगा, CO2 का रिटेंशन होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल वो बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा अपने को, यहां पे अपने को मिलेगा सबसे फर्स्ट वन होता है इंक्रीज्ड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ड्यू टू हाइपोवेंटिलेशन। किसके कारण हो रहा है, हाइपोवेंटिलेशन। ठीक है, अब दूसरा क्या हो रहा है, अगर ये कंडीशन होगी तो बॉडी के अंदर क्या होगा, इंक्रीज
CO2 कंसंट्रेशन, बॉडी के अंदर क्या होगी, CO2 कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी, CO2 कंसंट्रेशन इनटू बॉडी, बॉडी के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है, पीएच होती है, पीएच क्या होती है, इनवर्स होती है किसके, अपॉन 1/CO2 एंड इनवर्स टू 1/ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा कि बॉडी के अंदर अगर पीएच है, पीएच अगर कम होगी तो यहां पे क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर क्या होगा, पीएच है वो बिलो 7.35 से देखने को मिलेगी, पीएच है वो डिक्रीज मिलेगी। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, पीएच क्या होगी, कम देखने को मिलेगी अपने को, तो पीएच कम रहेगी तो यहां पे क्या होगा, CO2 का रिटेंशन होगा, यानी कि CO2 की कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगी। ठीक है, उसके अलावा बॉडी के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, बढ़ेगी। और साथ ही क्या होगा, जो बाइकार्बोनेट का लेवल है, क्योंकि मैंने बताया था कि बाइकार्बोनेट लेवल क्या रहेगा, वो रहेगा नॉर्मल रहेगा, क्या रहेगा, नॉर्मल। ठीक है, और इसके अलावा पोटेशियम का लेवल भी क्या होगा, बॉडी के अंदर इंक्रीज होगा, पोटेशियम का लेवल क्या होगा, मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको बताया था, एसिडोसिस कंडीशन के अंदर क्या होता है, हाइपर कैलेमिया होता है। ठीक है, हाइपर कैलेमिया क्या मतलब, इंट्रासेल्युलर से एक्स्ट्रा सेल्युलर की तरफ पोटेशियम है वो मूव करते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर क्या होता है कि पीएच है वो लेस देन 7.35 होती है। ठीक है, जिसके अंदर मेन चीज होती है इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ड्यू टू हाइपोवेंटिलेशन, बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, हाइपोवेंटिलेशन हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन है वो इकट्ठी हो रही है, नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो यहां पे एक फॉर्मूला होता है, पीएच इनवर्स टू 1/CO2 एंड इनवर्स टू 1/ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, मतलब पीएच अगर बढ़ेगी, सर पीएच अगर डाउन होगी तो CO2 की रिटेंशन होगी, और उसके अलावा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और बाइकार्बोनेट का लेवल अपने को नॉर्मल मिलेगा, और पोटेशियम का लेवल है वो इंक्रीज मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब ये कंडीशन जो हो रही है वो किस कंडीशन के अंदर हो रही है, मतलब इसके क्या क्या कारण है, ये किसके अंदर अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉजेज, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉजेज, किस किस कारण से हो रहा है। ठीक है, तो कॉजेज नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा, वो रहेगा कॉजेज। ठीक है, तो कॉजेज, कॉजेज जो होता है वो होता है, जो इसके अंदर मेन कॉज होता है वो होता है इंपेयरमेंट इन फंक्शन ऑफ लंग्स, जो अपनी बॉडी के अंदर जो लंग्स है उसके अंदर लंग्स का जो फंक्शन होता है गैस एक्सचेंज का, उसके अंदर क्या हो रही है, एबनॉर्मलिटी आ रही है, इंपेयरमेंट आ रही है, तो वो कंडीशन किस कारण से आ रही है, तो उसके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे अगर देखा जाए तो मेन कॉज इसका रीजन होता है, वो होता है इंपेयरमेंट इन फंक्शन ऑफ लंग्स, फंक्शन ऑफ लंग्स। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से कॉज हो सकते हैं जिसके कारण इंपेयरमेंट डेवलप होती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो होता है वो होता है ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन इन एयरवे, किन्हीं कारणों की वजह से क्या हो रहा है, जो एयरवे होता है अपना, ठीक है, बॉडी के अंदर जो एयरवे है उसके अंदर किसी प्रकार की ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए या फिर डिजीज कंडीशन डेवलप हो जाए, उस कंडीशन के अंदर भी क्या होता है, जो लंग्स का जो फंक्शन है उसके अंदर इंपेयरमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्शन इन एयरवे। ठीक है, दूसरा सीक्रेशन इन एयरवे, मतलब सीक्रेशन अगर जमा हो जाए एयरवे के अंदर, एयरवे के अंदर किसी प्रकार का कोई सीक्रेशन या कलेक्शन जमा हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर भी क्या होता है, इंपेयरमेंट हो जाता है, जो लंग्स का जो फंक्शन है उसके अंदर इंपेयरमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, और दूसरा तीसरा जो होगा डिप्रेस रेस्पिरेटरी सेंटर, जो रेस्पिरेटरी सेंटर है अपना उसके अंदर किसी डिजीज कंडीशन के कारण
या किसी एबनॉर्मलिटी के कारण क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी सेंटर के अंदर एबनॉर्मलिटी डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर की क्या हो रही है, जो फंक्शन ऑफ लंग्स है उसके अंदर इंपेयरमेंट देखने को मिल सकती है, ठीक है। और चौथा जो फंक्शन होता है वो होता है ब्रेन, सॉरी, जो एबनॉर्मलिटी होगी वो ब्रेन ट्यूमर के कारण, किसके कारण, ब्रेन ट्यूमर के कारण, ठीक है। तो यहां पे चार प्रकार की क्या है, ये इंपेयरमेंट होते हैं, कॉजेज होते हैं, जिसके कारण ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है वो डेवलप हो सकता है, ठीक है। अब ये चार रीजन कौन कौन से हैं जो जो अपन क्या है, जो फंक्शन ऑफ लंग्स है उसके अंदर इंपेयरमेंट डेवलप करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया ऑब्स्ट्रक्शन इन एयरवे, एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, ठीक है। या फिर एयरवे उसके अंदर क्या हो रहा है, किसी प्रकार का सीक्रेशन कलेक्ट हो जाए उसके कारण, ठीक है। या फिर जो रेस्पिरेटरी सेंटर है अपना बॉडी का उसके अंदर एबनॉर्मलिटी या इंपेयरमेंट देखने को मिले, ठीक है। और या फिर ब्रेन ट्यूमर के कारण, ठीक है। अब ये जो सारे जो सिस्टम है किस कारण से ये, मतलब ये एग्जांपल दे सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी डिजीज कंडीशन है जिसके कारण ये डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा आपको, एग्जांपल्स आप, मतलब ये जो रेस्पिरेटरी कंडीशन है वो डेवलप या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस डेवलप हो सकता है किसके इसके अंदर, सबसे पहला अस्थमा के अंदर हो सकता है अपने, ठीक है। उसके अलावा सीओपीडी के पेशेंट होता है उसके अंदर डेवलप हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार एटेलेक्टासिस कंडीशन है उसके अंदर डेवलप हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार ब्रोंकाइटिस का पेशेंट है उसी के अंदर डेवलप हो सकता है, या फिर ब्रोंकाई एक्टासिस कंडीशन के अंदर भी डेवलप हो सकता है, या फिर न्यूमोनिया की कंडीशन है, और या फिर डिप्रेस रेस्पिरेटरी सेंटर ड्यू टू कोई सेडेशन के कारण है, या फिर कोई नार्कोटिक का यूज किया हो, कोई ड्रग्स का, ठीक है, या फिर ओपियोइड्स ले लियो, ठीक है। तो इन कंडीशन के कारण या ये डिजीज कंडीशन होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो लंग्स के जो फंक्शन होता है उसके अंदर इंपेयरमेंट डेवलप करते हैं, और इंपेयरमेंट ऑफ फंक्शन, मतलब इंपेयरमेंट इन फंक्शन ऑफ लंग्स के अंदर डेवलप होगा तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस से वो डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो ये मैंने इंपेयरमेंट के चार कॉजेज बताए और ये डिजीज कंडीशन बताई जिसके अंदर अपने को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको बताया अस्थमा है, सीओपीडी है, एटेलेक्टासिस का मरीज है, ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाई एक्टासिस है, न्यूमोनिया है। उसके अलावा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है अपना वो डिप्रेस हो गया किसके कारण, कोई पेशेंट अगर सेडेशन यूज ले रहा है, या फिर नार्कोटिक यूज ले रहा है, या फिर ओपियोइड किसी प्रकार का यूज ले रहा है, ठीक है। तो इन कंडीशन के अंदर ये हो सकता है, ठीक है। तो अपन ने किसके बारे में पढ़ा, वो पढ़ा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के क्या क्या कारण है, मतलब किस कारण से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है वो डेवलप होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर अपने को क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, मतलब साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या डेवलप होते हैं, ठीक है। तो साइन एंड सिम्टम्स के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट होगा अपना, वो रहेगा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को तीन रूप से कैटेगराइज किया गया है। अगर सिस्टम वाइज देखा जाए तो सबसे पहले अपन देखते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम है तो इसके अंदर मरीज को क्या होगा, क्या क्या सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वन होता है अपना, पेशेंट को क्या होगा, डिसओरिएंटेशन होगा। क्या होगा, पेशेंट है वो डिसओरिएंटेड फील होगा, किसी को पहचानने में कंफ्यूज रहेगा, वो डिसओरिएंटेशन रहेगा, ठीक है। उसके अलावा पेशेंट को डिजीनेस हो सकता है, चक्कर आ सकता है वीकनेस के कारण, डिजीनेस हो सकता है, ठीक है। पेशेंट को हेडेक हो सकता है, सिर में दर्द होगा, हेडेक हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसी सीवियर कंडीशन हो जाए तो पेशेंट है वो कोमा में भी जा सकता है, कोमा डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो ये नर्वस सिस्टम के अंदर देखने को मिलते हैं, किसके अंदर,
ये सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन किसके अंदर देखने को मिलते हैं? वो नर्वस सिस्टम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से? डिसओरिएंटेशन होगा, डिजीनेस होगा, हेडेक होगा और कोमा होगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट होगा सिस्टम अपना, वो होगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जो हार्ट है उसके अंदर क्या क्या अपने को देखने को मिल सकता है? तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर क्या देखने को मिल सकता है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर अपना ब्लड प्रेशर है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्यों होगा? ड्यू टू हाइपरकैलेमिया। बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? पोटेशियम का लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, तो हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा। हाइपरकैलेमिया क्या करे? कंपनसेशन का काम करेगा। ठीक है, तो यहां पर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन डेवलप हो सकता है, जिसके अंदर पेशेंट के अंदर बीपीओ डाउन देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसकी प्रकार आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो लंग से रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर पेशेंट के अंदर हाइपोक्सिया डेवलप हो सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी होगी तो हाइपोक्सिया डेवलप होगा। हाइपोक्सिया डेवलप होगा। हाइपोक्सिया क्यों होगा? ड्यू टू हाइपोवेंटिलेशन। बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? हाइपोवेंटिलेशन हो रहा है। ठीक है, तो हाइपोवेंटिलेशन के कारण क्या हो रहा है? पेशेंट के अंदर हाइपोक्सिया डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो मैंने ये आपको जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है उसके अंदर 3 सिस्टम के अंदर बताया। नर्वस सिस्टम के अंदर मैंने आपको जो साइन एंड सिम्टम्स बताए, उसी प्रकार कार्डियोवास्कुलर के अंदर बताया और उसी प्रकार रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बताया। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अपना कि जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया है तो अपन उसका मैनेजमेंट क्या कर सकता है? क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं? तो नॉर्मल अपन क्या करेंगे? पेशेंट को किस प्रकार के मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैनेज करने के अपन पढ़ेंगे मैनेजमेंट। नेक्स्ट पढ़ेंगे मैनेजमेंट। नेक्स्ट अपना रहेगा मैनेजमेंट। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं? तो मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे? अपन क्या करेंगे? कोई भी पेशेंट होगा तो अपन क्या करेंगे? असेस करेंगे। असेस रेस्पिरेटरी पैटर्न। पेशेंट का रेस्पिरेटरी पैटर्न क्या करेंगे? असेस करेंगे। किस प्रकार का उसका रेस्पिरेटरी पैटर्न है, ठीक है, उसको असेस करेंगे। स्लो ले रहा है या फास्ट ले रहा है, ब्रीथिंग को पैटर्न को असेस करेंगे। ठीक है, असेस करने के बाद अगर पेशेंट को अपन अगर नीड है तो अपन क्या करेंगे? O2 थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अपन पोजीशन है पेशेंट को, इसके अंदर पोजीशन है, ठीक है, तो वो अपन पोजीशन रख सकते हैं। वो रख सकते हैं सेमी फाउलर या फिर फाउलर पोजीशन अपन पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। इस पोजीशन के अंदर क्या होता है? लंग्स एक्सपेंशन होते हैं। ठीक है, और पेशेंट को रेस्पिरेटरी जो एबनॉर्मलिटी हो रही है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, तो पोजीशन भी है, सेमी फाउलर या फाउलर पोजीशन है, वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको कौन बताया था कि किसी प्रकार का सीक्रेशन है, ठीक है, अगर कोई सीक्रेशन है तो अपन क्या करेंगे? सक्शनिंग करेंगे। ठीक है, अगर एयरवे के अंदर किसी भी प्रकार का सीक्रेशन अगर देखने को मिलता है तो अपन क्या करेंगे? पेशेंट का सक्शनिंग करेंगे। ठीक है, उसके अलावा अब क्या हो रहा है कि लंग्स के अंदर क्या हो रहा है कि कोई जमाव हो गया है, मतलब कलेक्शन हो गया है, तो उसको तोड़ने के लिए अपन उसको पतला करने के लिए, थिन करने के लिए अपन क्या करेंगे? हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे। तो इंक्रीज हाइड्रेशन, बॉडी के अंदर फ्लूइड देंगे ज्यादा, इंक्रीज हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एंड थिन सीक्रेशन। अपन क्या करेंगे? सीक्रेशन को थिन कर लेंगे, ठीक है, पतला कर लेंगे। ठीक है, ताकि वो दिक्कत ना रहे, जमाव भी ना रहे। ठीक है, और ऑब्स्ट्रक्शन पैदा ना करे। ठीक है, उसके अलावा अगर पेशेंट को किसी भी प्रकार की मैकेनिकल वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट है
तो अपन क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, ताकि जो और कंडीशन जो सीवियर हो रही है उसको अपन क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिपेयर मैकेनिकल वेंटिलेशन, प्रिपेयर मैकेनिकल वेंटिलेशन, अगर उसको नीड है तो अपन क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, जिसके अंदर अपन मैनेजमेंट कर सकते हैं। कौन कौन सा मैनेजमेंट करते हैं, तो मैंने आपको बताया, सबसे पहले असेस रेस्पिरेटरी पैटर्न, पेशेंट का रेस्पिरेटरी पैटर्न असेस करेंगे, किस प्रकार का ब्रीथिंग पैटर्न है उसका। उसके अलावा ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं उसको। ठीक है, उसके अलावा पोजीशन है तो सेमी फाउलर या फाउलर पोजीशन है उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर एयरवे के अंदर किसी प्रकार का सीक्रेशन अगर देखने को मिलता है तो अपन क्या करेंगे, सक्शनिंग करेंगे। ठीक है, और जो सीक्रेशन जमा हो गया है तो उसको अपन क्या, गाढ़ा सीक्रेशन है उसको अगर पतला करना है तो अपन क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे इंक्रीज हाइड्रेशन, मतलब हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे या फ्लूइड थेरेपी ज्यादा देंगे। ठीक है, और उसके अलावा अगर पेशेंट को अगर मैकेनिकल वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है तो अपन क्या करेंगे, पहले से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका मैनेजमेंट होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का। ठीक है, तो अपन ने पहली कंडीशन है वो अपन ने पढ़ी, वो पढ़ी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सेकंड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। इसके बारे में अध्ययन करेंगे, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। जो सेकंड कंडीशन होगी अपनी वो होगी रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। ठीक है, तो इसके अंदर भी पीएच है वो लेस देन 7.35 रहेगी अपनी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर क्या होता है, हाइपोवेंटिलेशन हो रहा है। तो हाइपोवेंटिलेशन के कारण क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन है वो बढ़ रही है। हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो बॉडी के अंदर क्या होता है, CO2 का रिटेंशन होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, जस्ट उल्टा होगा वो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन है वो कम होगी। क्यों होगी, बॉडी के अंदर हाइपर वेंटिलेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हाइपर वेंटिलेशन के कारण क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन है वो कम होगी। ठीक है, उसके साथ ही क्या होगा, बॉडी के अंदर क्या आपने को CO2 की कंसेंट्रेशन भी वो कम देखने को मिलेगी, यानी कि CO2 का रिटेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो CO2 का रिटेंशन नहीं होगा तो किडनी, जो किडनी है वो क्या करेगी, बाइकार्बोनेट का लेवल है वो बढ़ाएगी। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कम होगी ड्यू टू हाइपर वेंटिलेशन। और हाइपर वेंटिलेशन के कारण क्या होगा, CO2 का डिप्लेशन है वो कम होगा, और CO2 का डिप्लेशन होगा तो क्या होगा, डिप्लेशन कम होगा तो क्या करेगा, किडनी क्या करेगी, बाइकार्बोनेट का लेवल है वो बढ़ाएगी। ठीक है, तो यहां पे जो देखी जाए तो यहां पे क्या होता है, डिक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ड्यू टू हाइपर वेंटिलेशन। किसके कारण हो रहा है, हाइपर वेंटिलेशन। ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है। ठीक है, तो हाइपर वेंटिलेशन हुआ तो क्या होगा, डिक्रीज CO2 कंसेंट्रेशन। तो बॉडी के अंदर क्या होगा, CO2 की कंसेंट्रेशन है वो कम हो जाएगी इनटू बॉडी। ठीक है, CO2 कंसेंट्रेशन कम होगी तो फिर क्या होगा, जो बॉडी के अंदर क्या है, जो बाइकार्बोनेट है उसका लेवल क्या है, इंक्रीज देखने को मिलेगा, यानी कि बाइकार्बोनेट का लेवल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, इसके अंदर जो पीएच होती है वो प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट, मींस प्रोपोर्शनल का मतलब समानुपात होती है। अगर पीएच, इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, पीएच क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, सॉरी ये मैंने आपको उल्टा बता दिया। इसके अंदर रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस के अंदर पीएच है वो मोर देन 7.45 होती है। ठीक है, ठीक है, मोर देन 7.45 होती है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगी, पीएच है वो मोर देन 7.45 से ज्यादा होगी। ठीक है, और उसके अलावा आपको अगर पीएच बढ़ेगी तो उसके साथ साथ क्या होगा, बाइकार्बोनेट का लेवल भी अब क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, बाइकार्बोनेट का लेवल भी क्या होगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, और
उसके अलावा CO2 की जो कंसेंट्रेशन होगी वो की डिक्रीज होगी, CO2 की कंसेंट्रेशन है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा जो पोटेशियम लेवल है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर पोटेशियम है वो इंट्रा सेल्यूलर के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और उसके साथ ही साथ क्या होगा, कैल्शियम का लेवल भी क्या होगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है जो सेकंड कंडीशन है। रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस के अंदर मैंने आपको बताया जो पीएच है वो मोर देन 7.45 होती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि बॉडी के अंदर हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है, ठीक है। अगर हाइपर वेंटिलेशन होगा तो क्या होगा, जो CO2 की कंसेंट्रेशन बॉडी के अंदर बढ़ रही थी वो क्या हो रही, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। डिक्रीज होगी तो क्या होगा, बाइकार्बोनेट का लेवल है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, पीएच है प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट होती है, ठीक है। मतलब पीएच अगर बढ़ेगी तो बाइकार्बोनेट का लेवल भी बढ़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होगा, CO2 की कंसेंट्रेशन है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और पोटेशियम का लेवल भी है वो कम होगा और कैल्शियम का लेवल भी कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ठीक है। अब बात होती है कि बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस क्यों डेवलप होता है, मतलब क्या क्या कारण है जिसके कारण ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। तो कॉजेज ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस नेक्स्ट होगा, अपना टॉपिक होगा कॉजेज ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ठीक है। तो ये नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कॉजेज, क्या क्या कारण है, ठीक है। तो कॉजेज के अंदर सबसे पहला कॉज होता है, कॉज के अंदर अपने को फीवर के अंदर अपने को देखने को मिल सकता है। पेशेंट को अगर बुखार है तो उसके अंदर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है वो डेवलप हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा पेशेंट अगर पेन का है, दर्द के, उसके अंदर भी अपने को क्या होता है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस देखने को मिल सकता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा पेशेंट को अगर हाइपोक्सिया है, हाइपोक्सिया की कंडीशन के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा पेशेंट अगर कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर जैसे हिस्टीरिया का पेशेंट है, हिस्टीरिया का पेशेंट है, उसके अंदर भी ये डेवलप हो सकता है, ठीक है। या फिर फिफ्थ वन कॉज होता है ओवर स्टिमुलेशन ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन, जो बॉडी के अंदर जो मैकेनिकल वेंटिलेशन होते हैं उनको अपन ओवर स्टिमुलेट कर देते हैं, तब कंडीशन के अंदर हो सकता है मैकेनिकल वेंटिलेटर, वेंटिलेशन, ठीक है। और उसके अलावा सिक्स्थ वन कॉज हो सकता है ओवर स्टिमुलेशन ऑफ, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो ओवर स्टिमुलेट हो गया, तब भी क्या होता है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, कारण होते हैं जिसके कारण बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है वो डेवलप हो सकता है। तो कौन कौन से कॉज होते हैं, तो सबसे पहला कॉज अगर फीवर है तो उसके अंदर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस डेवलप हो सकता है। पेन है, किसी पेशेंट को दर्द हो रहा है, या फिर हाइपोक्सिया की कंडीशन है, या फिर हिस्टीरिया का पेशेंट जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, ठीक है। या फिर जो मैकेनिकल वेंटिलेटर होते हैं वो अगर अपन ओवर स्टिमुलेट कर लेते हैं तो भी क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस डेवलप हो सकता है। या फिर अपना बॉडी का रेस्पिरेटरी सेंटर है अगर वो ओवर स्टिमुलेट हो गया तब भी क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है वो डेवलप हो सकता है, ठीक है। अब ये हो गया आपका कॉजेज जिसके कारण क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है वो डेवलप होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब जो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है उसके अंदर क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो अपने को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट होगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखा जाए तो सिस्टम वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम है तो उसके अंदर क्या क्या देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो पेशेंट के अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर पेशेंट को क्या होगा, डिजीनेस देखने को मिल सकता है, चक्कर आएंगे, ठीक है। उसके अलावा पेशेंट के अंदर ड्राउजीनेस हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकता है, ठीक है। और पेशेंट के अंदर लाइट हेडेडनेस, हल्का
लाइट हेडेडनेस हो सकता है, ठीक है, और पेशेंट कोमा में भी जा सकता है अगर ज्यादा सीवियरिटी हो जाए, ठीक है। तो ये क्या नर्वस सिस्टम के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं, कौन कौन से? पेशेंट को डिजीनेस हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकता है, लाइट हेडेडनेस हो सकता है, और पेशेंट एक कोमा में भी जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, किसके अंदर? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कंडीशन के अंदर। तो उसके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं? तो पेशेंट अगर कैल्शियम का लेवल कम होगा तो पेशेंट को क्या हो सकता है, ट्रेमर्स आ सकते हैं, ताना, ठीक है। और उसके अलावा पेशेंट के अंदर नमनेस देखने को मिल सकता है, लॉस ऑफ सेंसेशन, नमनेस देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके अलावा टिंगलिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज, बॉडी के अंदर टिंगलिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज देखने को मिल सकता है, टिंगलिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, किस कारण हो रहा है? ये नर्वस सिस्टम के अंदर कैल्शियम की कमी के कारण हो रहा है, ठीक है। और पेशेंट के अंदर टेटनी भी डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो ये किसके कारण हो रहा है? कैल्शियम की कमी के कारण। कौन कौन से? ट्रेमर्स हो सकते हैं, नमनेस हो सकता है, टिंगलिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज हो सकता है, और टिटनी है वो डेवलप हो सकती है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम के अंदर जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डेवलप होते हैं वो रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस के अंदर सबसे पहले डिजीनेस होगा, ड्राउजीनेस है, लाइट हेडेडनेस हो सकता है, कोमा हो सकता है, ट्रेमर्स आ सकते हैं कैल्शियम की कमी के कारण, नमनेस हो सकता है, टिंगलिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज हो सकता है, और टिटनी है वो डेवलप हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो होता है अपना नर्वस सिस्टम के बाद में जो सेकंड सिस्टम होता है वो होता है जीआईटी सिस्टम, जीआईटी सिस्टम, ठीक है। अब जीआईटी सिस्टम के अंदर क्या डेवलप हो सकता है? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम है अपना बॉडी का, तो उसके अंदर पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है? नोजिया, वोमिटिंग डेवलप हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा एपिगेस्ट्रिक पेन हो सकता है बॉडी के अंदर, एब्डोमिनल पेन या एपिगेस्ट्रिक पेन। तो ये जीआईटी सिस्टम के अंदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डेवलप होते हैं, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है मरीज को, उसके अलावा एपिगेस्ट्रिक पेन भी हो सकता है मरीज को, ठीक है। उसके अलावा आपका अगर देखा जाए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि सीवीएस सिस्टम, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, तो पेशेंट को क्या होगा? टेकीकार्डिया हो सकता है। टेकीकार्डिया होने का रीजन ये हाइपोकैलेमिया की वजह से होगा, तो पेशेंट के अंदर क्या होगा? टेकीकार्डिया, क्या हो जाएगा? टेकीकार्डिया हो जाएगा, ठीक है। और अगर फोर्थ वन सिस्टम, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की जाए तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की जाए तो पेशेंट के अंदर हाइपर वेंटिलेशन देखने को मिलता है, और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हाइपर वेंटिलेशन, और यहां पे क्या होगा? हाइपर वेंटिलेशन है वो डेवलप होता है, हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डेवलप होते हैं किस कंडीशन के अंदर? रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस कंडीशन के अंदर। कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मैंने आपको बताया? जिसके अंदर नर्वस सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया डिजीनेस हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकता है, लाइट हेडेडनेस हो सकता है, कोमा में भी जा सकता है अगर सीवियरिटी बढ़ जाए मरीज की, और कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ट्रेमर्स हो सकते हैं, नमनेस हो सकता है, टिंगलिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज हो सकता है, और टिटनी है वो डेवलप हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा जीआईटी सिस्टम के अंदर इफेक्ट करेगा तो नोजिया वोमिटिंग हो सकता है मरीज को, और उसके अलावा एपिगेस्ट्रिक पेन हो सकता है मरीज को, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर पोटेशियम का लेवल कम होगा तो पेशेंट के अंदर टेकीकार्डिया वो डेवलप हो सकता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हाइपर वेंटिलेशन है वो डेवलप होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डेवलप होते हैं किसके अंदर? रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस कंडीशन के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लास्ट वन रहेगा वो रहेगा अपना मैनेजमेंट। अब जो रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस कंडीशन डेवलप हो गई है तो अपन क्या क्या मैनेजमेंट दे सकते हैं? तो मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस के अंदर? तो मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले मैनेजमेंट रहेगा असेस करेंगे ब्रीथिंग पैटर्न।
उसका ब्रीथिंग पैटर्न कैसा है, हाइपोवेंटिलेशन का है, हाइपर वेंटिलेशन का है, ठीक है। तो अपन फर्स्ट वन क्या करेंगे, असेस ब्रीथिंग पैटर्न, असेस ब्रीथिंग पैटर्न। बॉडी के अंदर ब्रीथिंग पैटर्न को असेस करेंगे, ठीक है। दूसरा जो मैनेजमेंट कर सकते हैं, अगर असेस किया तो पेशेंट को हाइपर वेंटिलेशन देखने को मिला, तो हाइपर वेंटिलेशन अगर देखने को मिला है तो अपन क्या करेंगे, पेशेंट को ये एडवाइस करके वॉलेंट्री वो क्या कर सकता है, जो ब्रीथिंग है उसको होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो ताकि ये ज्यादा जो रेट एंड डेप्थ जो बड़ी है उसको कम किया जा सकता है, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, वॉलेंट्री होल्ड ब्रीथिंग, वॉलेंट्री होल्ड ब्रीथिंग, पेशेंट को एडवाइस देंगे कि खुद से वो क्या करे, जो रेट एंड डेप्थ बढ़ी हुई है बॉडी के अंदर जो ब्रीथिंग की, उसको क्या करता है, होल्ड कर सकता है ताकि उसको ज्यादा इंक्रीज होने से बचा सके, ठीक है। तो और थर्ड वन हो सकता है, थर्ड वन होता है रीब्रीथिंग, रीब्रीथिंग इनटू पेपर बैग मास्क। इसके अंदर क्या होता है, एक पेपर वाला बैग मास्क आता है, ठीक है, वो पेशेंट के माउथ पे लगाते हैं। उसके अंदर क्या होता है, एयर को एक्सहाल किया जाता है, एयर को एक्सहाल कर अपन क्या करते हैं, CO2 का लेवल बढ़ाते हैं बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर क्या करते हैं, CO2 का लेवल बढ़ाते हैं और जो एयर है उसको एक्सहाल करवाते हैं, ठीक है, बाहर निकलवाते हैं, ठीक है। तो ये प्री ब्रीथिंग करके अपन क्या कर सकते हैं, पेपर बैग मास्क टेक्निक होती है जिसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, जो बॉडी के अंदर जो एयर है उसको बाहर किया जाता है और CO2 को ब्लड के अंदर लेवल बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो रीब्रीथिंग इनटू पेपर बैग मास्क से अपन क्या कर सकते हैं, वो ये मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मॉनिटर करेंगे, जो बॉडी के अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ है, मॉनिटर कम हुआ है पोटेशियम, और जो कैल्शियम का लेवल कम हुआ है उसको अपन क्या करेंगे, असेस करेंगे या मॉनिटर करेंगे, ठीक है। कितना लेवल कम हुआ है उसका, ठीक है, उसको असेस करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा पेशेंट को अगर कैल्शियम का लेवल कम हुआ है और जिसके कारण ये सिम्टम्स इतने सारे अपने कैल्शियम की कमी कारण देखने को मिलते हैं, तो अपन पेशेंट को क्या करते हैं, इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट है वो एडवाइस दे सकते हैं, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है, ताकि ये फर्दर जो सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं उसको अपन क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और फाइनली अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट को क्या करते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जो भी सिम्टम्स आ रहा है बॉडी के अंदर वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये जो रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस डेवलप हुआ है उसको किस प्रकार से मैनेज किया जाता है, तो मैनेज करने के अंदर मैंने आपको बताया जो ब्रीथिंग पैटर्न है बॉडी को उसको अपन क्या करेंगे, असेस करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन यानी रेट एंड डेप्थ जो बढ़ी हुई है बॉडी के अंदर उसको अपन क्या करेंगे, पेशेंट को एडवाइस देंगे कि वॉलेंट्री ब्रीथिंग को होल्ड रखे ताकि रेट एंड डेप्थ को कम किया जा सके, ठीक है। और उसके अलावा पेपर बैग मास्क टेक्निक से लगाकर अपन क्या करते हैं, रीब्रीथिंग करवाते हैं मरीज को। इसके अंदर क्या होता है, एयर को एक्सहाल किया जाता है और CO2 का लेवल ब्लड के अंदर वो बढ़ाया जाता है, ठीक है। और बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, पोटेशियम का लेवल कम हो रहा है और कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है, उसको अपन क्या करेंगे, असेस करेंगे, मॉनिटर करेंगे, ठीक है। और अगर कैल्शियम का लेवल कम हुआ है तो अपन क्या करेंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट देकर अपन मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा फर्दर जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो मरीज को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज अपन ने दो टॉपिक के बारे में अध्ययन किया, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी जो एसिड बेस इम्बैलेंस है उसके अंदर मैंने 4 टाइप मैंने आपको बताया, जिसके अंदर अपन ने दो के बारे में अपन अध्ययन किया, कौन कौन सा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी उसके अंदर पढ़ेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस, ठीक है। तो ये आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक यही कंप्लीट होता है। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग टॉपिक पाने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए माय यूट्यूब चैनल को। जय हिंद।